तो भारतीय जनता पार्टी तो ये है कि कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं को खड़ा करने को, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का काम करती है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि नेता चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि कार्यकर्ता आधारित हमारी पार्टी है, जन संगठन है हमारा। तो चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ता है, कोई भी खड़ा हम किसी को भी कर दें, ठीक है, उसमें डॉक्टर दीपक सिंह हो या कोई अन्य हो, काम के आधार पे हम मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीते, राजस्थान का भी जीते, छत्तीसगढ़ का भी जीते। और मुझे लगता है कि अभी मध्य प्रदेश में 29 जो लोकसभा की सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, वो 29 की 29 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा के चुनाव का ऐलान कुछ समय बाद होने वाला है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो इस बार 400 पार की बात कर रही है, वो ये दावे किसके बलबूते पर कर रही है, आखिर उनकी तैयारियां किस तरीके से है, भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूत तैयारी किस तरह है, ये बात हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यकारी सदस्य दीपक भदौरिया जी से। दीपक भदौरिया जी संघ के एक बड़े नेता माने जाते हैं और इस समय अशोकनगर के प्रभारी भी हैं, साथ में ग्वालियर, चंबल संभाग और अन्य प्रदेशों में उन पर प्रभाव रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी बात ये भी है कि पब्लिक तो इनकी लोकसभा मुरैना सोपर से भी डिमांड कर रही है कि इस बार उन्हें देखा जाता है। फिलहाल इनका क्या है, क्या इन्होंने दावेदारी पेश की है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के लिए, क्या वो इस बार इच्छुक है चुनाव लड़ने के, क्योंकि संघ में कुछ भी हो सकता है। तो हम जानते हैं सर, पहले तो लोकनायक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इस बार क्या तैयारी रहेंगी लोकसभा को देखते हुए, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैजिक जैसा कर दिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तो इस बार लोकसभा की क्या तैयारी है प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी तो जो अंत्योदय का विचार है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया है, इसलिए गरीब लक्ष्य विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं। गरीब का कल्याण हो, राष्ट्रवाद और सुशासन की बात हम लोग करते ही आते हैं, कर भी रहे हैं सरकार के माध्यम से। और जो सरकार बनी है, वास्तव में जो मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम किया है, मैंने पहले ही बोला कि गरीब लक्ष्य विकास को लेकर हम काम करते हैं। तो मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, उस काम के आधार पर हम मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीते, राजस्थान का भी जीते, छत्तीसगढ़ का भी जीते। और मुझे लगता है कि अभी मध्य प्रदेश में 29 जो लोकसभा की सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, वो 29 की 29 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना के विश्वास है। क्योंकि जनता, हम लोग तो गांव चलो अभियान के अंतर्गत गाँव में जाके रुके भी हैं, बैठे भी हैं, हर व्यक्ति से बातचीत करते हैं जब, तो केवल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी कुछ बचा नहीं है। तो हम लोगों को तो ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का जो विकास का मॉडल है, उसके आधार पर हम चुनाव जीत रहे हैं। मोदी मैजिक हर बार चलता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2024 में जिस तरह से मोदी जी ने कहा इस बार 400 पार, तो ये दावे किसके अनुसार है? काम के अनुसार है? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ईवीएम के अनुसार है। ईवीएम होती तो तेलंगाना में वो जीतते नहीं, हिमाचल में वो जीतते नहीं, ठीक है। ईवीएम के लिए चुनाव आयोग ने जब उनको बुलाया था, तो वो लोग कोई भी नहीं गए थे, ठीक है। वो कह कुछ भी सकते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए वो कोई ज़्यादा प्रूफ कोई इस तरह के समाज के सामने, केवल समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। और मुझे लगता है लोकतंत्र पे अगर विश्वास है तो जनता पे विश्वास करना चाहिए, जनता का अपमान नहीं करना चाहिए। यानी वो जनादेश को ईवीएम का जनादेश कहकर जनता का अपमान करने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग समाज में ही घूमते हैं, समाज में आप अगर जाके देखेंगे तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी, एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार लोग ये नारा लगा रहे हैं, सहज स्वतः स्फूर्त होकर लगा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं लगा रहे कि किसी को दबाव के कारण लगा रहे हैं।
उनकी एक प्रेरणा है, अंदर से प्रेरणा है। अब तो मोदी सरकार, अब तो ये कहते हैं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट आ जाए वो चुनाव जीतेगा, तो किस आधार पे कहती है जनता? जनता क्या विकास किया है इसके आधार पे ही तो कहती है ना, नहीं तो क्यों कहेगी? ईवीएम के आधार पर इस तरह से अगर कहना एक तरह से जनादेश का अपमान करना है। और मुझे लगता है बार बार यही जनता का अपमान, जनादेश का अपमान कांग्रेस करती है, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग उन्हें नकार रहे हैं। और कांग्रेस के नेता भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान में ही नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं और जनता क्या चाह रही है। इस बार एक बड़ा मैजिक दिखाई दिया, देश भर में एक नई राजनीति ने जन्म लिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, प्रदेश में अनुमान लगा रहा था कि बड़े बड़े चेहरों को सीएम बनेंगे ये वो, लेकिन कुछ अलग हुआ। जिनकी कोई नाम नहीं थे उनको सीएम बना दिया, इस तरह से बदलाव किया भारतीय जनता पार्टी में। विरोध के कहीं सुर दिखाई नहीं दिए, तो ये किस तरह का जाता? भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज भी जो आपको राज्यसभा के जो कैंडिडेट घोषित किए हैं, चाहे बंसीलाल जी हो मध्य प्रदेश से या श्रीमती माया नरोलिया जी हो, वो सामान्य कार्यकर्ता हैं। लोग अनुमान नहीं लगा सकते थे, बड़े बड़े नामों पे चर्चा कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये है कि कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं को खड़ा करने को, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का काम करती है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी है कि जब हम सम्मान करते हैं तो कार्यकर्ता फिर उत्साह के साथ लगता है, खड़ा होता है। लोगों को भी विश्वास होता है कि कभी ना कभी काम करने वाले की, कार्यकर्ता की पूछ होती है यहाँ पर। मुरैना सोपर लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, चर्चाएं तमाम नामों की थी, लेकिन ग्रामीणों ने एक अचानक से नाम लिया आपका। मेरे रिपोर्टर जब ग्रामीण रिपोर्ट कर रहे थे तो नाम ले रहे थे दीपक भथौरिया, तो हमने सोचा मिला जाए कौन है ये। तो क्या लगता है मुरैना सोपर में इस बार आप दावेदारी कर रहे हो, क्या तैयारी देख रहे हैं? वो तो मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो हम लोगों को स्वीकार है। अब पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के साथ पूर्ण मनोयोग के साथ अभी निर्माण करने का प्रयास करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। सतत जो है मंत्र है जो दीनदयाल जी ने दिया है, चलते रहिए चरवती का, उसको मन में रखकर, और मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप चलते रहिए, काम करते रहिए, तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी आपको आदेश दे उस आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़िए। अगर पार्टी जो आदेश देगी वो सर्वोधार है। अच्छा, मुरैना सोपर में मान लिया जाए कि पार्टी ने आपको चुनाव लड़ाया, तो तैयारियां किस तरह से हैं आपकी क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है और आपने देश भर में अन्य प्रदेशों में भी कार्य किया है। मुरैना सोपर की चुनौतियों किस तरह देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि नेता चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि कार्यकर्ता आधारित हमारी पार्टी है, जन संगठन है हमारा, तो चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ता है। कोई भी खड़ा हम किसी को भी कर दें, ठीक है, उसमें डॉक्टर दीपक सिंह हो या कोई अन्य हो, वो कैडर तो कैडर है, कैडर के साथ पार्टी झंडा देखा जाता है। लोग कमल का फूल देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने बताया ना कि जिस विचार के लिए काम करने वाले ऐसे अनगिनत कार्यकर्ताओं की एक टीम, एक फौज कह सकते हैं, जो चाहती है कि भारत परम वैभव पे पहुँचे, इसके लिए काम करना है। उस दिशा में किसको खड़ा किया है, किसको खड़ा नहीं किया, ये ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं को मायने नहीं रखता है। जबकि ये विधानसभा लोकसभा जो है वो 2-3 चीज़ों से पिछड़ी हुई है, क्योंकि लंबे समय भारतीय जनता पार्टी ने देश पर भी राज कर लिया है, अभी 10 साल लगातार हो गए हैं, और यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनते जा रहे हैं मुरैना सोपर पर, लेकिन इसको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना पाया, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, इस तरह का प्लान नहीं किया। ये क्या होना चाहिए लगता है आपको? नहीं, जैसे नितिन जी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जहाँ सड़क निकलती है वहाँ विकास होता है। इसको चरितार्थ करते हुए हमारे चंबल के गौरव बोल सकते हैं
चंबल के नेता बोल सकते हैं और मुझे लगता है कि कई वर्षों से इस अंचल के कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देते आए हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। आप अगर देखेंगे तो पूरे क्षेत्र में, ग्वालियर अंचल में, मुरैना की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्वालियर अंचल में देखेंगे तो सड़कों का एक जाल सा बिछा दिया उन्होंने। पुलिया आप उस समय अगर 10 साल पहले की कल्पना करेंगे तो आपको ध्यान में आ गया कि ये न सिकरौदा से निकल सकते थे, ना नेपरी से जा सकते थे। कई लोग केवल दूल्हे को निकाल ले जाते थे कि पूरी पूरी बारात वहीं खड़ी रहती थी। रात को हमने देखा है। आप चाहे ये अटार घाट का पुल देखें, चाहे यहाँ से निकलती हुई मोहना से जोड़ती हुई बड़ी सड़कें देखें, या ये सड़क देखें, अभी चौड़ीकरण अपनी सड़क का भी हो रहा है। चंबल एक्सप्रेस वे की बात अपन करते ही हैं। आप अगर चारों तरफ देखेंगे, चाहे उसैद घाट का पुल की बात करें अपन अगर देखेंगे, अगर इस साइड भी देखेंगे, अब मैं तो डबरा और वितरवार की रोड भी देखी है, जिस रोड पे 4 घंटे में हम पहुंचते थे, वो रोड को बनाने का काम किया है। चिनौर की रोड को हम अगर देखेंगे तो वो रोड बनाने का काम किया है। यानी इस क्षेत्र के अंदर अगर अटेर तक चले जाइए, अटेर के चारों तरफ देखिए, भिंड के चारों तरफ देखिए, आप रोडों का एक जाल देखेंगे, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो माननीय नरेंद्र सिंह जी का है। तो मुझे लगता है जहाँ सड़क आती है वहाँ मुझे लगता अपने आप स्वतः लोग विकास होने लगता है और लोग को एक साधन मिल जाता है तो इंडस्ट्री डलने लगती है। अभी हमारा ये क्षेत्र कैलर्स के पास ही है, आप अगर देखेंगे SMI तो धीरे धीरे फैक्ट्री डल रही है। अगर मुरैना के आसपास अगर सुहावली के पास देखेंगे तो वहाँ से फैक्ट्री डल रही है और वहाँ से एक जो यमुना एक्सप्रेस से वो जुड़ रहे हैं। तो बड़ी तादाद में मुझे लगता है कि आप 5 साल बाद अगर देखेंगे तो वो क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, इतना विकास होगा कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ साधन होते हैं, आवागमन साधन होता है, वहाँ जिसको व्यवसाय करना है, जिसको फैक्ट्री डालनी है, वो फिर सब सारे लोग आते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा जो एक चैलेंज रहता है लोगों के सामने कि परिवहन माल हमारा सुगमता से आ जा सके, तो वो अभी हो रहा है। यमुना एक्सप्रेस को एक्सटेंशन की ग्वालियर तक किया है और यमुना एक्सप्रेस को जोड़ने का काम जो सड़क से जो बानमौर को जो एरिया है और अभी जो सुहावली का एरिया अपन ने जो डेवलप किया है, माननीय नरेंद्र सिंह जी के विजन कह सकते हैं। इस क्षेत्र को नीचे तक जो क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है उसको डेवलप करने का जो काम उन्होंने किया है। जब इंडस्ट्री आएंगी तो लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। दीपक जी, एक जी बड़ी जिम्मेदारी ये भी है आपके पास में कि आप अशोकनगर के साथ साथ में ग्वालियर चंबल संभाग देख रहे हैं। नहीं, मैं वो विस्तारक एक जो व्यवस्था है वो इंटरनली व्यवस्था है, इस इंटरनली व्यवस्था का काम इस रीजन में मेरे पास है। अशोकनगर को भी देख लिया जाए तो अशोकनगर और यहाँ आप दावेदार भी हैं, तो दोनों बड़ी जिम्मेदारी है। अब किस तरह से इसमें आप निभाते हैं और यहाँ के कार्यकर्ता भी आपसे इच्छुक जब आते हैं तो मिलने आते होंगे, तो उनकी भी बड़ी जिम्मेदारियाँ रहती होंगी। मैंने बताया कि कार्यकर्ता आधारित अपना संगठन है, तो यहाँ कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती। ठीक है कि मुझे यहाँ उसको सामंजस्य करने में कोई दिक्कत आती होगी। कार्यकर्ता को चाहे किसी स्तर पे काम दिया जाए वो कर लेता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार की होती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना तो प्रशिक्षित होता ही है कि सब बातों को जिम्मेदारी मिल जाए तो आसानी से। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए। हमारे साथ दीपक भदौरिया जी थे जो मुरैना और श्योपुर से लगातार एक बड़े दावेदार भी हैं लोकसभा क्षेत्र से इस बार, और आज रियल टॉक शो में ये हमारे साथ मेहमान थे। और इनसे बात करके आपको भी कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चुनाव के समय पता चलेगा, क्योंकि ये संघ के बड़े नेता हैं, कैडर बेस्ड नेता हैं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, बिंदु नहीं है, क्योंकि ये पार्टी को किस तरह चलाना इनसे सीखा जा सकता है। मुरैना श्योपुर में एक बड़े दावेदार उस वजह से लगातार लंबे समय से ये चर्चाएं थी कि दीपक जी की वापसी के बड़े राजनीतिक कैरियर के साथ में होने वाली है। तो लगता है कि समय आ गया है। क्या ये तो संघ ने तय करेगा, जनता पार्टी तय करेगी, और चुनाव के
समय जब दावेदार होंगे तब आपके स्क्रीन पर वो नाम भी होंगे और तब नहीं, किसी तक से आप बात हमारे क्या करना, साथ बात तो देखते बिना बात रहिए करके ही लोग बना रहे हैं। अभी के बन लोकसभा चुनाव अब मैं के जाऊंगा रियल खास 17-18 तारीख को टॉक शो बैठक है ना, में सुनील उसमें मोड़ बात के करूंगा साथ आपको इसी तरह से अन्य और मेहमानों से रूबरू कराया जाएगा। तब तक दिल्ली दीजिए चलिए। इजाजत, नमस्कार।